ये वायरल वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। एक गुजराती व्यापारी को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसे मराठी नहीं बोलनी आती। और फिर मीरा रोड पर हुआ मारवाड़ी व्यापारियों का ये प्रोटेस्ट, जिसके तहत उन्होंने इस घटना के खिलाफ अपनी सारी दुकानें बंद कर। इस व्यापारी के साथ जो हुआ है ये घटना पहली बार नहीं हुई। मराठीतच बोलायचं, तू काय बोलतो? मला मराठी येत नाही. मराठी येत नाही. क्यों मराठी बोलवाए? मराठी येत नाही. मराठी सीख. अरे मराठी कैसे सीखे? वो बन गया ये क्या बोला आज बोल रहा हूँ. अब असली सवाल उठता है, क्या ये वाकई मराठी भाषा के प्राइड की लड़ाई है या मराठी प्राइड के नाम पर किसी और गहरी नफरत को छुपाया जा रहा है? ये मराठी भाषा के लिए प्यार है या हिंदी के लिए नफरत? क्योंकि शायद ही आपने ऐसा कोई वीडियो देखा होगा जहां पर कि उन्होंने किसी इंग्लिश, उर्दू या फारसी बोलने वाले व्यक्ति को इसलिए मारा पीटा हो कि वो मराठी ना बोल रहा हो। अगर ये हिंदी के लिए नफरत है तो आखिर ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा? कितना पुराना है इसका इतिहास? और क्या आप जानते हो, अब तक सैकड़ों लोगों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी जान तक गंवा दी है। क्या कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर सारे गैर मराठी लोग महाराष्ट्र छोड़कर चले जाएं तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था एकदम से क्रैश कर जाएगी? क्योंकि कब कौन अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक चला जाए कोई कह नहीं सकता। कल तक मराठों की शान के लिए जाना जाने वाला महाराष्ट्र आज अपनी भाषा की भीख मांग रहा है। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो क्या महाराष्ट्र अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश देश की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग वाला स्टेट बन चुका है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रफ्तार से नोएडा की फिल्म सिटी आगे बढ़ रही है, अगर बॉलीवुड को मुंबई से नोएडा शिफ्ट कर दिया जाए तो मुंबई का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब और बात करेंगे इस करंट मुद्दे के बारे में भी कि इसके पीछे कितना गहरा राज छुपा है, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 1956 से, जब मुंबई को महाराष्ट्र से मिलाने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था। गुजरात और हिंदी ट्रेडर्स मुंबई को महाराष्ट्र से अलग चाहते थे, लेकिन मराठी लोग मुंबई को महाराष्ट्र में ही चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू किया और अंत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा बनी। 1956 में हुए दंगों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। आजाद हिंदुस्तान में भाषा को लेकर हुई वो सबसे बड़ी लड़ाई थी, लेकिन महाराष्ट्र की इस जीत के बाद भी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसके बाद समय समय पर आए नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए इसे और तूल देने का काम किया। 1970 से 1990 तक पहले शिवसेना और बाद में एमएनएस जैसी पार्टियां बनी, जिनका आधार यही था, मराठी मानुस। वो कहते थे मराठी भाषा को बचाओ, बाहरियों को भगाओ। 1990s में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मार्केट में उतरकर खूब हंगामा किया। हिंदी साइन बोर्ड्स को हटाया गया और किसी भी दुकान पर मराठी भाषा न लिखे होने पर तोड़फोड़ करी गई। उसके बाद बीएमसी ने नियम वगैरह भी बनाए थे, लेकिन उससे खास कुछ फर्क नहीं पड़ा, दरारें और बढ़ती चली गई, जिसका कारण है हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जो कि अपनी रोटियां सेकने के लिए आग में घी डालने का काम करते चले गए। खैर 1990s के बाद सबसे बड़ा हंगामा वापस देखने को मिलता है 2008 में, जब राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सीधे नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स को टारगेट किया। टैक्सी ड्राइवर, रेलवे एग्जाम कैंडिडेट्स, वेंडर्स, जो भी हिंदी बोलता मिला उसके साथ सीधे मारपीट। 2008 रेलवे रिक्वायरमेंट में तो महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स पर सीधा हमला किया गया, जहां पर की दर्जनों स्टूडेंट्स घायल भी हुए। बात सिर्फ भाषा की नहीं थी, बात थी पॉलिटिकल कैलकुलेशन की, अपना बेस मजबूत करना और रीजनल वोट्स लेना। और यही हो रहा है आज के दिन भी। 2025 में महाराष्ट्र में हमें जो माहौल देखने को मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है बीएमसी के चुनाव, जो कि अब आने वाले हैं। जो लोग नहीं जानते, बीएमसी का फुल फॉर्म है बृहन मुंबई नगर निगम, यानी कि ये मुंबई नगर निगम के चुनाव है। ये चुनाव जो जीतेगा वो कहलाएगा मुंबई का असली डॉन, और इसी को लेकर ये सारा वाद विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब चलिए, पॉलिटिशियंस अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वहां के आम लोग क्या सोचते हैं, उनका साइकोलॉजिकल एजेंडा क्या है, बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, हमारी भाषा, संस्कृति सबके लिए एक इमोशन होती है, लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी और इनसिक्योरिटी को मिक्स कर दिया जाए तो वो बहुत भयंकर नफरत का रूप ले लेती है। इसे आप सिंपल भाषा में यूं समझो कि ये मराठी प्राइड की लड़ाई कम, हिंदी से डर की लड़ाई ज्यादा लगती है। इसके दो बड़े कारण हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अब ये जो महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर जो मांग की जा रही है, वो इज्जत की भीख मांगने से कम नहीं है। ये वो भी जानते हैं कि इज्जत कमाने से मिलती है, मांगने से नहीं। अब यहाँ पर वो रौब जमा रहे हैं, लेकिन वो रौब भी उस पर जमा रहे हैं, वो जानते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति बाहर से आया है आपके घर में, जहां पर राज आपका है, पुलिस आपकी, गवर्नमेंट आपकी, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। दैट्स द हार्ड रियलिटी। इसी वजह से वो कटोरा लेके मांगने के बजाय हिंसक होके भीख मांग रहे हैं। ये थोड़ा अलग तरीका है।
खैर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्हें किस बात की इनसिक्योरिटी है? तो उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कि बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान से गए हुए लोग ज़्यादा मेहनती है और यही मेहनत उन्हें औरों से आगे ले जाती है। जो मेहनत मजदूरी वाले जिस तरह के काम हैं उन्हें ये लोग किसी और की तुलना में और बेहतर कर जाते हैं। इस वजह से ये लोग वहाँ के लोकल्स की शायद जॉब खा गए, ऐसा उन्हें लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है गुजराती और मारवाड़ियों का तेज दिमाग, जिससे कि वहाँ पर आप जो देखेंगे लोकल बिजनेसेस हैं वो लगभग ज़्यादातर बिजनेसेस इन्हीं के हैं। जो कि आपने मीरा रोड वाले मामले में भी देखा होगा कि जब मारवाड़ियों ने अपनी दुकानें बंद करी तो पूरा मार्केट बंद हो गया। इसका मतलब यही साफ था कि वो पूरा मार्केट सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी वालों का था। और यही बात का उन्हें डर सता रहा है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं, हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ खरीद रहे हैं, थोड़े टाइम बाद यहीं बस जाएंगे, फिर मराठी कल्चर को तो इससे खतरा हो जाएगा। चलिए सोचते हैं हाइपोथेटिकली क्या होगा अगर सारे नॉन मराठी लोग महाराष्ट्र छोड़ देंगे तो। महाराष्ट्र की जीडीपी में 38% योगदान नॉन मराठी बिजनेसमैन और वर्कर्स का है, जो कि सीधे जीरो हो जाएगा। मुंबई की टेक्सटाइल, डायमंड और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज मेजरली गुजराती और मारवाड़ियों के द्वारा चलाई जाती है। बॉलीवुड में 75% से ज्यादा एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नॉन मराठी हैं, जो कि एकदम से आउट। और मुंबई की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे। फिर ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी वाले मोस्ट ऑफ द वर्कर्स या मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स बाहरी ही हैं। और अगर सिर्फ यही लोग निकल जाएं तो पूरे महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। शायद तब समझ में आएगा कि मराठी भाषा को बचाने का तरीका दूसरों को भगाना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। और जो हमने पहले बात करी थी, क्या होगा अगर बॉलीवुड मुंबई से और महाराष्ट्र से बाहर निकल जाए तो। देखें प्रैक्टिकली ये बहुत नज़दीक समय तक तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है, क्योंकि एक तो रामोजी फिल्म सिटी जो कि ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड है, और वहाँ पर पहले जो इश्यू रहता था फिल्मों में लैंग्वेज बैरियर को लेके, वो आज के दिन नहीं दिखता है। तेलुगु तमिल डायरेक्टर्स बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, बॉलीवुड डायरेक्टर्स तेलुगु एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो रामोजी फिल्म सिटी का बराबर से इस्तेमाल हो पाएगा हिंदी फिल्मों को बनाने को लेकर भी। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन है। वो मुंबई के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट स्टूडियोज वगैरह वही नोएडा में शिफ्ट हो चुके हैं। और जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उन्हें शूटिंग के लिए सीधे नोएडा ही वो जगह दिखती है। और जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड मुंबई से नोएडा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जैसा हमने पहले बात करी थी, कौन कब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वहां पर भी जहां धरातल स्तर पर आम लोगों के साथ जो मारपीट वगैरह करी जाती है, वो उन्हें सहन भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो वहां आए अपना धंधा करने के लिए, अपना काम करने के लिए। अगर उन्होंने वहां पर जवाब में कोई हिंसा करी तो वो शायद अपना काम नहीं कर पाएंगे, और उन्हें शायद महाराष्ट्र में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है जो कि बाहर नहीं है। अगर यही फिल्म इंडस्ट्री वगैरह को लेकर भी उत्तर प्रदेश अपना काम करना शुरू करें तो बिहारियों के लिए तो वो एकदम नजदीकी स्टेट रहेगा जहां पर कि जाकर के वो अपना काम कर सकेंगे। और साधारण व्यापारियों को भी या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर प्रोड्यूसर्स को भी अगर वहां पर स्कोप दिखेगा तो कब समय बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो ये सब कोई नहीं सहन करने वाला है। खैर, भाषा को लेकर लड़ाई का ये सिलसिला पुराना है, लेकिन हर बार इसमें नुकसान समाज का ही होता है। चाहे कोई भी राष्ट्र हो या हो कोई व्यक्ति, वो लड़ाई करके जीत जरूर सकता है, लेकिन वहां से आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे ही खिसकेगा। अगर आपको सच में अपनी भाषा से प्यार है तो उसे इंपोज करने के बजाय उसे इंस्पायर करने की जरूरत है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, विश्वास मारवाड़ी इस बार जल्दी लौटेंगे और इस बार कंसिस्टेंट भी रहेंगे। धन्यवाद।